परमात्मा ने हमारे लिए बहुत ही अलग अलग तरीके का फूड बनाया है, खाना बनाया है, लेकिन हम उसे रिजेक्ट करके हम कह रहे हैं कि ये खाना सही नहीं है। हम इसको किसी न किसी तरह से इसको परिवर्तन करके खाएंगे। तो जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे हम अपने खाने में, उतना ज़्यादा वो खाना हमारे लिए नहीं है। हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड है हमारे इमोशंस से, कि हमारे इमोशंस रूट कॉज हैं उन प्रॉब्लम्स का। वो कहते हैं ना कि हम खुद क्रिएट करते हैं हमारे लिए, तो बीमारी भी कहीं ना कहीं किसी सबकॉन्शियस लेवल पे हम खुद ही क्रिएट करते हैं। मैंने खुद अपने आप का बीपी कम किया और मैं दवाइयों पे थी, और अब मैं काफ़ी साल से दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, जबकि मेरी उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो डॉक्टरों के मुताबिक मुझे बीपी बढ़ना चाहिए, दवाइयाँ इंक्रीज़ होनी चाहिए, पर मैंने अपने आप को दवाइयों से छुटकारा दिलाया। ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर पर और एक ऑटो इम्यून कंडीशन जो मुझे हुई थी। तो डॉक्टरों ने मुझे बेसिकली ये बताया कि मैं बिल्कुल भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं जीवन व्यतीत कर सकती दवाइयों के बिना। पर आज इस बात को 17 साल हो गए हैं और पिछले 5 साल से मैंने कोई भी दवाई नहीं ली। वाह, और ये सब सेल्फ हीलिंग से पॉसिबल हो। कई केसेस में जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं वो उतने ही स्वस्थ हो रहे हैं जितने की जो मेडिसिन ले रहे हैं, और कुछ केसेस में वो ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। आप पूछिए कैसे ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बिलीव कर लिया, उनको लगा ये काम करेगा। नॉट ओनली उन्होंने बिलीव कर लिया, उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उनको कोई केमिकल नहीं अंदर जा रहा है, तो वो खुद ब खुद अपने शरीर की शक्ति से जब सही होते हैं तो वो उन लोगों से ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं जो मेडिसिन के बल पे स्वस्थ हो रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, आपने वो कोट तो सुनी ही होगी कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में आपका स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ आपकी प्रॉब्लम बनती है, तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम बचती है, जो कि है आपकी हेल्थ। क्योंकि हेल्थ इज़ मोर देन वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो क्या आप ये जो ब्यूटीफुल गिफ्ट है लाइफ का, इसे एंजॉय कर पाएंगे? आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आप खुद को सेल्फ हील कैसे कर सकते हैं। क्या आप एक सेल्फ हीलर बन सकते हैं? क्या एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना पॉसिबल है? हमारी बॉडी में क्षमता है कि वो खुद को हील कर सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारियों से हील कर सकती है। हमारी नेचर इतनी अबंडेंट है, फिर भी हम दवाइयों के क्यों आदी होते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। हम होलिस्टिक हीलिंग पर चर्चा करने वाले हैं, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक लीडिंग हेल्थ कोच और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। आई वेलकम नंदिनी गुलाटी जी। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you very much, Rangoli. Thank you so much for inviting me. And I'm really looking forward to speak to everybody here. और मैं ये सब जानकारी देना चाहूँगी ताकि आप भी अपने आप को स्वस्थ रखें और सेल्फ हील कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम होलिस्टिक हीलिंग पर बात करने वाले हैं, तो नंदिनी मैम की खुद की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने अपनी क्रॉनिक इलनेस को होलिस्टिक हीलिंग में कन्वर्ट किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट की। मैम, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बॉडी में है क्षमता कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को हील कर सकती है। हमारी नेचर इतनी अबंडेंट है रिसोर्सेज में, फिर भी हम दवाइयों के इतने आदी हैं। तो ये जो सेल्फ हीलिंग की जर्नी है, जो खुद को हील करने की जर्नी है, ये कैसी होती है? हाउ टू बी अ सेल्फ हीलर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे लगता है कि 3 कारण हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को सेल्फ हीलर नहीं समझते हैं और अपनी क्षमता को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। और ये 3 रीज़न हैं, क्योंकि हमारा एक लेवल पे जो फिज़िकल लेवल है उस पे हमारा खाना और रहना सहना ये सब
गड़बड़ा गया है। बिल्कुल। जो कि नेचर के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, जो हमें प्राकृतिक आहार खाना चाहिए, जैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वैसा है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी ये दिक्कत है कि आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, स्पेशली जो लोग शहरों में रहते हैं, उनको मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है और उनकी इमोशनल हेल्थ इतनी खराब है कि इस सब का असर भी हमारे शरीर पे पड़ता है और फिर ये बीमारियों का घर बन जाता है और फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं डॉक्टरों के, डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिसिन्स के, ताकि बाहर से कोई चीज़ हमें ठीक कर सके। जबकि जो कारण है वो हमारे अंदर है। तो जब हम उसकी जड़ पे जाते हैं तब हम सेल्फ हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारा माइंडसेट ही बिल्कुल बिगड़ गया है। हम अपने शरीर पे विश्वास नहीं रखते, हम नेचर पे विश्वास नहीं रखते। हम जो किताबी चीज़ें हैं या कोई हमें दे रहा है, कोई पिल या पोषण, उस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यस। हमने अपनी हेल्थ पे, अपनी मानसिक पावर पे और अपने शरीर की जो क्षमता है सेल्फ हील करने की, उस पे विश्वास खो दिया है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। जब हम इन तीनों चीज़ों को ठीक करते हैं, तो वो सेल्फ हीलिंग पावर तो वहीं की वहीं है। वो अपने आप आ जाती है क्योंकि वो वहीं की वहीं है, सिर्फ वो इन चीज़ों से ढक गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा रीज़न है कि हम हमारी बॉडीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम अपनी बॉडी पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, बल्कि हम एक्सपर्ट्स पे, थियरीज पे, किताबों पे और जो कोई हमें कुछ अ, ऐसी चीजें, चमकीली चीजें दिखा देता है कि ये दवाई से आप ठीक हो जाओगे, ये हर्ब लेने से आप ठीक हो जाओगे, ये सप्लीमेंट लेने से ठीक हो जाओगे, उन पे विश्वास कर रहे हैं। हम एक्चुअली अंदर नहीं देख रहे हैं कि हम बीमार क्यों हुए, इसका कारण क्या है। हम कारण तक नहीं जा रहे हैं। जब जब तक हम कारण तक नहीं जाएंगे और ऐसी टेम्पररी चीज़ों के पीछे भागेंगे, तब तक हमारी हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि ये जो मेडिसिन्स हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन्स हैं, वो सिर्फ हमारे सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं। वो जड़ से जाके प्रॉब्लम को हटाती नहीं है। तो हम क्योंकि बिल्कुल टेम्पररी क्विक सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, इस कारण से हम डीप हीलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम्म। तो ये डीप हीलिंग का सफ़र कैसा होगा फिर? होलिस्टिक हीलिंग की जो हमने बात की, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? जैसे हम फूड की बात करते हैं, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो सबसे पहले तो आई थिंक फूड ही जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं वो ही सही नहीं है। जिस इंटेंशन के साथ हम फूड को कंज़्यूम कर रहे हैं वो ही सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमें हमारे फूड में क्या-क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए? तो जो आपने पहले प्रश्न मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हुँ। अपनी शरीर की, अपनी इमोशनल हेल्थ की हमें खुद इसकी ज़िम्मेवारी लेनी है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जब हम ज़िम्मेवारी लेंगे और ना कि दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे कि उसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है या उसकी वजह से मेरी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है। जब हम खुद को ज़िम्मेवारी लेंगे, तब हमें खुद को पावर मिलेगी अपने आप को ठीक करने के लिए। दूसरा, जो आप फूड के बारे में बात कर रही हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब फिजिकल लेवल पे, भौतिक लेवल पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में हम क्या खुराक डाल रहे हैं, फूड की भी, और उसके बाद विचारों की खुराक, हुँ। अपने आचार की खुराक, मतलब कि हम लाइफस्टाइल कैसा जी रहे हुँ। हैं, इस सब की खुराक हम क्या डाल रहे हैं हमारे शरीर में, इसका डायरेक्ट लिंक है हमारी हेल्थ के साथ। सो फूड के बारे में पहले बात करेंगे। फूड, देखिए, परमात्मा ने हमारे लिए बहुत ही अलग-अलग तरीके का फूड बनाया है, खाना बनाया है। लेकिन हम उसे रिजेक्ट करके हम कह रहे हैं कि ये खाना सही नहीं है। हम इसको किसी न किसी तरह से इसको परिवर्तन करके खाएँगे। तो जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे हम अपने खाने में, उतना ज़्यादा वो खाना हमारे लिए नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जैसे कि आप बाग में जाएँ और वहाँ पे आपको भूख भी लग रही है और लेट्स से जैसे इस समय आम का मौसम है, हुँ। तो आम, लीची, केले, इस तरह की चीज़ें लटकी हुई हैं। क्या आप उसे तोड़ के तुरंत खा सकते हैं? येस और नो? यस। खा सकते हैं। हाँ। तो ये प्राकृतिक आहार है। इसमें हमें कुछ ख़ास करना नहीं है, शायद धोना है, छीलना है या काटना है हुँ। और खाना है। पर अगर हम जाते हैं किसी खेत में, जहाँ की गेहूँ लगा हुआ है या
चावल लगे हुए हैं और आपको भूख लगी है, क्या आप उसे तोड़ के खा सकते हैं? नो। उसको खाने के लिए हमें काफी परिवर्तन करना पड़ेगा। या। हमें उसको तोड़ के उसका हस्क निकालना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें उसको उबालना पड़ेगा, उसके लिए हमें गैस स्टोव की ज़रूरत है, पतीलों की ज़रूरत है। पानी में पहले सोक करेंगे, फिर उसको उबालेंगे, फिर भी वो स्वादिष्ट नहीं लगेगा जैसे चावल। फिर हम उसमें कुछ नमक, तेल, मसाले ये सब डाल के उसे खाएंगे। तो जो हमारे लिए नहीं बना है उसमें हमें बहुत परिवर्तन करना पड़ता है उसको खाने के लिए। ये एक सिंपल सा रूल है। जो हमारे लिए बना है वो हम तोड़ के, धो के, छील के खा सकते हैं। तो जो भी पूरे विश्व में जितनी भी प्रजातियां हैं, सैकड़ों करोड़ों प्रजातियां हैं जो विश्व में रहती हैं, जो प्राकृतिक खाने से संतुष्ट है। सिर्फ एक प्रजाति ऐसी है जो प्राकृतिक खाने से संतुष्ट नहीं है, और वो सब उन चीजों के पीछे भागती है जो कि हमारे लिए बने ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो जितना हम नेचुरल खाना, प्राकृतिक आहार जितना ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं, पर जितना ज्यादा प्राकृतिक आहार खाएंगे उतना हमारा शरीर अपने आप से अंदर से स्वस्थ करेगा। क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए तीन चीजें। एक तो अल्कलाइन फूड, जिसे आम्लकारिक खाना कहा जाता है। दूसरा, उसे चाहिए हाइड्रेशन, मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा खाने में होगी उतना बेहतर है शरीर के लिए। स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी कोई रोग है, अगर उसको ठीक करना है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता है। जैसे कि नालियों में अगर गंद फैल जाए, फंस जाए, तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं? पानी डालेंगे तो नालियां ठीक होंगी। तो क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में हजारों किलोमीटर की नालियां हैं? आंतों से लेकर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब नालियों की तरह हैं। और इन सब में इस समय आप समझिए कि एक तरह का कचरा फंसा हुआ है, और इसको अगर हमें साफ करना है तो हमें हाइड्रेशन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पानी, जो कि फलों के रस में और सब्जियों के रस में पड़ा हुआ है, वो पानी हमारा शरीर मांगता है। और तीसरी चीज है कि हमें हमारे शरीर को टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। जो भी चीज टॉक्सिक नहीं है वो देनी है हमें। तो मैम फिर जो प्रोसेस्ड फूड है या फास्ट फूड है वो हमारी हेल्थ को लॉन्ग रन में कैसे डिस्ट्रॉय करता है? देखिए, क्योंकि वो हमारा खाना है ही नहीं, तो शरीर के लिए वो टॉक्सिक है। शरीर उसको जहर की कैटेगरी में रखता है। उसका क्या मतलब हुआ? ये नहीं कि हम उसे खा के मर जाएंगे, पर धीरे 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 वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करेगा। वो केमिकल्स हमारे ऑर्गन्स में चिपक जाएंगे। इस वजह से इतने लोगों को आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर। इन सब का कारण यही है कि इतना सारा टॉक्सिक केमिकल, सिंथेटिक, जिसे खाद्य पदार्थ कहा जाता है, पर एक्चुअली वो खाद्य पदार्थ नहीं है। वो हमारा शरीर उनको बस किसी तरह मैनेज कर रहा है। और क्योंकि हम उसको पर्याप्त मात्रा में नेचुरल खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो सफाई भी नहीं कर पा रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि आप एक कमरे में जाएं और वहां एक कचरा डालें, और फिर और कचरा डालें और कचरा डालें, और कोई सफाई करने ही नहीं आ रहा है। और दिन बीत जाए, हफ्ते बीत जाए, महीने बीत जाए, उसके बाद कोई अगर सफाई करने वाला आएगा, आप समझिए कि उसको साफ करना कितना मुश्किल है। रोज आपको पानी डालना पड़ेगा, साबुन डालना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह हमारे शरीर को रोज अगर हम कुछ टॉक्सिक दे रहे हैं, तो हमें उसे सफाई करने के लिए भी पदार्थ देने चाहिए, तभी वो सफाई हो पाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि 40-50 की उम्र में लोगों को डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इतने साल तो शरीर ने सफाई कर दी। अब शरीर का जो भी पैरामीटर था कि इसके बाद अब वो सफाई नहीं कर पा रहा है, वो ओवरबर्डन हो गया है। हमने इस हद तक अपने शरीर को मिसयूज कर लिया है कि 40-50 के बाद शरीर खुद ही आपको समझाना चाह रहा है, दर्द देके, स्वेलिंग देके, डिस्कम्फर्ट देके आपके शरीर में, कि भाई अब बहुत हो गया, इतना मुझसे नहीं हैंडल हो पाएगा। तो इस समय भी अगर हम शरीर को उसका प्राकृतिक भोजन और अपने मानसिक संतुलन को ठीक करें, तो भी शरीर
इतना जेनरस है कि वो आपको फिर ठीक करेगा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया, क्योंकि जब मुझे ये सारी बीमारियां हुई और मैं इस पथ पे चलना शुरू किया कि अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, तब मुझे समझ आया कि हमारा शरीर कितना जेनरस और कितना अबंडेंट है और कितना फॉरगिविंग है, कि इतने साल मैंने उसको मिसयूज किया, उसको गलत खाना दिया, गलत आचरण और विचार दिए, फिर भी उसने अपने आप को ठीक किया जब मैं इस पथ पे चलना शुरू हुई। तो ये जो मिरेकल मैंने अपने शरीर में एक्सपीरियंस किया, ये मैं आज आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा शरीर एक मिरेक्युलस देन है प्रकृति की, और इसको हमें ठीक रखना है। और हम अगर इसको सही आइटम्स देंगे जो इसको ज़रूरत है अपने आप को ठीक रखने के, तो ये कोई भी बीमारी को खुद ब खुद ठीक कर सकता है। तो मैम इसी से आपको क्या लगता है कि नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो किस हद तक सही है? क्योंकि लोग फूड चेन की बात करते हैं जब ये बात आती है कि फूड चेन कैसे बैलेंस होगी, बट क्या हम एक्चुअली नॉन वेज फूड खाने के लिए बने हैं? देखिए, क्या हम नॉनवेज फूड खा के ठीक हो सकते हैं? किसी हद तक आप ठीक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको वेजिटेरियन बनना ज़रूरी है अपने आप को ठीक करने के लिए, या सबको वीगन या सबको नेचुरल खाना ही खाना ज़रूरी है अपने आप को ठीक करने के लिए। पर उसकी जो मात्रा है आपके खाने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो आपने मुझसे प्रश्न पूछा क्या नॉनवेज खाना हमारा खाना है? तो मेरा ये सिंपल प्रश्न है कि जब आप किसी मुर्गे को या किसी बकरी को देखते हैं, आपका दिल क्या करता है? क्या करें? पेट देम। हाँ, तो आपका दिल करता है कि हम जैसे शेर की तरह या हाँ। डॉग की तरह जाएं और उसको काटें और उसके गर्दन को पकड़ लें? नॉट एट ऑल। नहीं करता ना। तो हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट ही नहीं है। बिल्कुल। ये इंस्टिंक्ट ही नहीं है हमारे अंदर। दूसरी चीज, अगर हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट होती भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं तो नॉनवेज हूं, मैं तो कार्निवोर हूं, तो आप जाइए ना, ये वाले नाखूनों से उसको फाड़िए मांस को, और ये वाले मुंह से, ये वाले दांतों से उसको खाने की कोशिश करिए। कोई नहीं खा सकता। बिल्कुल। उसको खाने के लिए हमें किसी को रखना पड़ेगा जो इसको मारेगा। हम उसको देख भी नहीं सकते कटते हुए, जो चीज नॉनवेज हम खाते हैं। तो अगर हम देख नहीं सकते तो हम बने ही नहीं है ये सब खाने के लिए। जो एक मांस है वो हमें एनिमल लगना ही नहीं चाहिए। हम उसको बिल्कुल कवर अप करेंगे। फिर हमें प्लांट मटेरियल चाहिए द उसको पकाने साइकोलॉजी के लिए। बिहाइंड इट, सी द साइकोलॉजी टू हाइड इट दैट इट्स एन एनिमल। करेक्ट, वी हैव टू हाइड इट, क्योंकि अगर हमें उसका सिर दिख जाए, उसका पैर दिख जाए चिकन का, तो हम कहेंगे ये क्या बकवास है ना? क्योंकि हमने सिर्फ उसकी लेग और उसके ऊपर खूब सारा मसाला और टमाटर की पेस्ट और गार्लिक और जीरा और नमक और तेल, ये सब डाल के हम उसको पैलेटेबल बनाते हैं, पका पका के उसमें खूब तरह के स्पाइसेस डाल के। नहीं तो वो पैलेटेबल है ही नहीं। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट के सॉल्व करने वाली समस्या नहीं है। ये एक बच्चा भी आपको बता सकता है कि मेरी इंस्टिंक्ट है इसको खाने की या नहीं। और दूसरी बात ये है, जो वेजिटेरियंस हैं वो सोच रहे होंगे हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बिल्कुल सही खाते हैं। बट वेजिटेरियंस के लिए भी मेरे पास एक सवाल है। पूछिए क्या? कि आप डेयरी प्रोडक्ट तो कंज्यूम करते हैं? जब आप एक गाय को देखते हैं हाँ। जो कि माँ बनी है, जिसका बच्चा हाँ। है, तो वो दूध दे रही है इस समय, तो आपका मन करता है कि उसके नीचे जाके दूध पिए? नहीं करता ना। तो दूध भी हमारे लिए नेचुरल नहीं है। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम इन्फेंट्स थे, तो हमारी माँ का दूध हमारे लिए बना था और वो हमारे लिए प्राकृतिक है। पर जब हम बड़े हो गए और हमारी माँ के दूध से हटके हम अपने आहार पे आए, तो माँ का दूध हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो सारे के सारे मैमल्स जो हैं धरती पे, वो दूध देते हैं जब उनका बच्चा पैदा होता है, तो वो दूध उनके बच्चों के लिए होता है। बिल्कुल। तो अगर हम शीशे में देखें और हम बछड़े नहीं दिखते, तो गाय का दूध भी हमारे लिए एक्चुअली नहीं है। कंप्लीटली अननेचुरल है किसी और स्पीसीज का दूध पीना।
बट हमने तो इसे बहुत ही ज़्यादा कॉमन बना दिया है। जी, और इसीलिए बीमारियां भी इतनी ज्यादा एग्जैक्टली कॉमन होती जा रही हैं। इसी से हर मेरा घर में कोई ना कोई बीमारी है। इसी से मेरा ये सवाल था कि जैसा मैंने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जब जी। एक जानवर कटता हम्म। है हम्म। तो उसके अंदर कुछ फियर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, बिल्कुल। और वही एक नॉन वेज खाता है, नॉन वेजिटेरियन इंसान खाता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके इमोशंस, उसकी साइकोलॉजी, उसकी इनर स्टेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। बिल्कुल 100%, क्योंकि जैसा अन्न हम्म। वैसा मन हम्म। अगर आप समझते हैं हम्म। तो जिस अन्न को हम खा रहे हैं उस समय उस एनिमल की क्या मानसिक स्थिति थी जब उसे काटने जा रहे थे, तो ऑब्वियसली उसके मन, उसके पूरे शरीर में फियर हॉर्मोन्स, हम्म। एंजाइटी, वो सब आएगा, जो कि हमें भी आता है अगर हमें कुछ हार्म हो, फिजिकल हार्म। बिल्कुल। वैसे ही एक एनिमल के शरीर में भी वो सब हॉर्मोन्स रहते हैं, और जब हम उनका मांस खाते हैं वो ही फियर हॉर्मोन्स हमारे अंदर भी आते हैं। हम्म। इसीलिए आजकल आपने देखा है कि कितनी मानसिक स्थिति भी हाँ, लोगों की एंजाइटी, बिगड़ गई डिप्रेशन, है। यस। एंजाइटी, फियर, नर्वसनेस, एंगर, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारा खाना भी ये हमारे अंदर ग्रहण कर रहा है, हम्म। ये हमारे अंदर डाला जा रहा है खाने की। और अगर आप दूध की बात करें तो एक मदर को अपने बच्चे से सेपरेट करके अगर हम उस दूध को ले रहे हैं पनीर के फॉर्म में, चाय में, रसगुल्ले में, आइसक्रीम में, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो वही है ना, उसकी हम्म। एनर्जी तो वही है। एग्जैक्टली। अगर आप सोचिए कि अगर आप एक ह्यूमन मदर हैं या आपके बच्चे हैं और आपकी मदर को अलग किया जाए छोटे बच्चे से जिसका वो खाना है, तो मदर कैसे फील करेगी? वैसे ही वो गाय भी फील करती है। हम्म। जो सारे ये पशु हैं इनकी फीलिंग्स हैं। अगर आप इनको कभी देखिए वो अपने बच्चों को कैसे लिक करते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनकी केयर करते हैं। अगर इनको हटाया जाए वो अपने बच्चों के पीछे भागते हैं, या उनको ढूंढते हैं वो। तो अगर अगर हम देखें तो अगर हम उनसे उनके बच्चों को अलग कर रहे हैं तो वो एनर्जी हमारे लिए सही बिल्कुल। नहीं है। हम्म। तो इसीलिए ये हमारे मानसिक लेवल पे भी इसका प्रभाव इट्स पड़ता है। बैड कर्मा कहीं ना कहीं। बैड कर्मा भी है और फिजिकल लेवल पे वो हाँ, हॉर्मोन्स भी वही हैं। कि वो फिजिकल लेवल पे आ रहा है, वो हम्म। इंटेंशनल जो उनकी एनर्जी का कर्मा है वो हम्म। हमारे अंदर आ रहा है। हम्म। तो मैम इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि फ्रॉम सदियों से ये होता आ रहा है कि लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, बहुत आराम से दे ईट एनिमल्स, हम भी वेजिटेरियंस भी बहुत इजीली हम एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं कहूंगी कि मेरी ही लाइफ टाइम में जब मैं बहुत छोटी थी तब ना चीज था, ना इतना मक्खन था और ना ही दूध था। अगर किसी दिन हमें खीर खानी होती थी तो मेरी दादी जी को टोकन इकट्ठे करने पड़ते थे, मदर डेयरी पे जाना पड़ता था अपने पूरे हफ्ते के टोकन इकट्ठे करके कि आज खीर बनानी है तो आज मैं ज्यादा लूंगी, तो एक हफ्ता किसी को दूध नहीं मिलता था। ये सिचुएशन मेरी लाइफ टाइम में थी। तो एक्चुअली ये डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट भी अगर आप देखें तो पहले हमें हफ्ते में एक बार मीट खाने को मिलता था या 2 हफ्ते में एक बार, हर रोज वो अवेलेबल नहीं था। आज जैसे भंडार खुला हुआ है, सबको सब कुछ अवेलेबल है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। ये जब से वाइट रेवोल्यूशन जो हुआ था इंडिया में, मिल्क रेवोल्यूशन, उसके बाद से ये दूध इतना ज्यादा उपलब्ध होना शुरू हुआ है, पहले इतना नहीं था। और अगर आप देखें पुराने टाइम में, जैसे चाइना में देखें, वहां पे तो 80s तक दूध की उपलब्धि नहीं थी और आज भी उनके खाने में पनीर, घी, मक्खन ऐसी चीजें नहीं होती। और जो चाइनीज लोगों को आप देखेंगे उनका एक्चुअली स्वास्थ्य दुनिया में सबसे बेस्ट था 80s तक। उनको कैंसर नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होता था, वो मोटे नहीं होते थे। ज्यादा ये मिल्क ईटिंग, व्हीट ईटिंग, प्रोसेस फूड ईटिंग, इन सब की वजह से ये बीमारियों का घर हमने बना लिया अपने शरीर को। हमारा शरीर बना नहीं है बीमार होने के लिए, हमारा शरीर अंत तक स्वस्थ रहने के लिए बना है। और तभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रही है, हो गई है मतलब। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम हो रही है, मुझे जो ज्यादा दर्द होता है वो इस चीज का होता है कि सफरिंग कितनी बढ़ गई है। आज मेरे पास जो लोग आते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए,
30 की उम्र पे, 40 की उम्र पे उनको डायबिटीज है, कई लोगों को तो स्ट्रोक भी हो चुका है, हार्ट अटैक भी पड़ चुका है, स्टेंट भी लगा है। 40 की उम्र में तो हमने कभी सुना नहीं था पहले। 60-70 की उम्र में लोग बीमार पड़ा करते थे, पर अब यंगर एंड यंगर जनरेशन्स में हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई वेजिटेरियन या वीगन बन जाए। ये भी आई थिंक हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन होगा ही कि इसका सोल्यूशन क्या होगा फिर। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी अपने आप को ठीक कर सके, अपनी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस पथ पे चलना चाहते हैं। ये पथ इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे थोप देते हैं। अगर हम बीमार हैं तो दवाई डॉक्टर सही हमें ठीक करेगी। करे, ये दवाई क्यों नहीं काम कर रही। लोग डॉक्टरों से लड़ते हैं कि ये दवाई क्यों नहीं काम कर रही, इस सर्जरी के बावजूद मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रही। क्योंकि उसका कारण सर्जरी या दवाई नहीं था, कि लैक ऑफ मेडिसिन या लैक ऑफ ऑपरेशन इज नॉट द रीजन फॉर योर बैड हेल्थ। द रीजन फॉर योर बैड हेल्थ इज कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और आप अपने बॉडी पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो सही है, शायद आप नहीं कर पाएंगे। शायद दवाइयों की तरफ जाना, उन पे डिपेंडेंट रहना, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहते हैं, रह सकते हैं दवाइयों पे, पर कितनी सफरिंग आप अपने आप में बर्दाश्त करना चाहते हैं उसी पे सब निर्भर करता है। जब तक आप खुद से नहीं कनेक्ट करेंगे, अपने शरीर से नहीं कनेक्ट करेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप अपनी सेल्फ हीलिंग से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप हील नहीं हो सकते। बहुत लोग हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग तरह के हीलर्स हैं जो बोलते हैं कि आपको ठीक कर देंगे। पर जो चीज़ मैं सिखाती हूँ उसमें अलग चीज़ क्या है कि दूसरों पे डिपेंडेंट होने की बजाय आप खुद अपने आप को देखें, अपने विचारों को समझें, अपनी शरीर में विश्वास रखें, अपनी जो मानसिक आपकी पावर है उसमें विश्वास रखें और खुद ब खुद ठीक हो। तो ये एक पावरफुल बनने की जर्नी है जिसमें हम खुद ब खुद अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो कि विक्टिम मेंटालिटी में बैठे हुए हैं कि किसी ने मुझे बीमार किया, किसी ने मेरे को तंग किया, इसीलिए मैं इतनी स्ट्रेस्ड हूँ या इसीलिए मैं इतना बीमार हूँ। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप विक्टिम अवस्था से निकलकर आपके जो पोटेंशियल है, जो क्रिएटर पोटेंशियल है, उस पे आप अगर जीवित रहना चाहते हैं, उस पे चलना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, तब ये आपके लिए है। तब मैं आपको आमंत्रण दूंगी कि आप आइए इस सेल्फ हीलिंग जर्नी पे। और जो लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो तो बेसिक है। यस, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो पहला स्टेप है। बिल्कुल। तभी परमात्मा जो है, प्रकृति जो है, आपके लिए ये सब दरवाजे खोलेगी। अगर हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम दर बदर भटकते रहेंगे। मैं भी बहुत भटकी, कितने दरवाजों पे मैंने खटखटाया कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, मुझे बताइए। कभी ये दवाई ली, कभी वो डॉक्टर के पास गए, कभी इस वैद्य के पास, कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथी, कभी मसाज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, क्या नहीं किया मैंने। कभी ये सप्लीमेंट, कभी ये दवाई, कुछ स्पेन से मंगाई, कुछ यूएस से मंगाई, कुछ तमिलनाडु से मंगाई, कुछ भी काम ना आया। तभी मुझे ये पता चला कि कोई भी बाहर की चीज मुझे नहीं ठीक कर सकती, क्योंकि बाहर की चीज ने मेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ा नहीं है, ये मैंने खुद बिगाड़ा है अपनी सोच से, अपनी आदतों से। तो जब तक मैं इनको सही नहीं करूंगी, मुझे अपना स्वास्थ्य वापस नहीं मिल सकता। ओके, तो मैम मैंने ना कुछ साल पहले एक बुक पढ़ी थी, लुइस हे की हाउ टू हील योर बॉडी। तो उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये पता लगा कि हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड है हमारे इमोशंस से, कि हमारे इमोशंस रूट कॉज हैं उन प्रॉब्लम्स का। और ये बात मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी जब बहुत साल पहले मैंने इस बात को जाना। शॉकिंग के साथ साथ बहुत सरप्राइजिंग भी थी कि वो कहते हैं ना कि हम खुद क्रिएट करते हैं हमारे लिए, तो बीमारी भी कहीं ना कहीं किसी सबकॉन्शियस लेवल पे हम खुद ही क्रिएट करते हैं।
तो मैं ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल हीलिंग को समझना चाहूँगी कि कोई भी बीमारी जब आप पकड़ते हैं तो इमोशनली और साइकोलॉजिकली क्या होता है, और कैसे जब हम हमारे इमोशंस और साइकोलॉजी को फिक्स कर लेते हैं उस बीमारी से रिलेटेड, तो वो बीमारी चली जाएगी, आएगी ही नहीं। इसी चीज को हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। होलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? मतलब हमें सिर्फ एक चीज को नहीं देखना है, हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते, हम एनर्जेटिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इंट्यूटिव लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। जैसे कि पंचकोश में बताया जाता है कि हमारे 5 अलग अलग काया है, या तो हमें इन सब का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो बीमारी है वो इमोशनल लेवल पे ही एंटर करती है, इसीलिए हम अपनी परवाह नहीं करते, हम अपने खान पीन की परवाह नहीं करते। हम इनफैक्ट खाने को एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? जब हमें कुछ टेंशन होती है तो हम खराब खाने की तरफ जाते हैं, हम स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम उसको दबाना चाहते हैं, जो भी वो पेनफुल इमोशन है, क्योंकि उसको देख पाने में हमें हिचकिचाहट होती है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि कुछ भी अगर दर्दनाक है तो उसको फेस करने में नेचुरली हमें हिचकिचाहट होगी। या तो हम क्या है ना, अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, हम अपने आप को किसी दूसरी चीज की तरफ, या तो हम अपना फोन देखना शुरू कर देंगे, या हम कुछ ऑर्डर करके, अरे आज तो समोसे मंगवा लो, या आज तो वड़ा पाव खाते हैं, या आज तो हम ये वाला चॉकलेट मंगवाते हैं, जो भी कोई मिठाई मंगवाते हैं। उस तरह हम अपने मन को डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते कि हमें अंदर स्ट्रेस क्यों हो रहा है, एंजाइटी क्यों हो रही है, हमें ये पेनफुल मेमोरी जो आ रही है, हम उसकी तरफ जाना नहीं चाहते, हम जो पेनफुल भावनाएं हैं उनको फेस नहीं करना चाहते। तो इस वजह से हम भागते हैं ये सब आदतों की तरफ, जो हमें थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ देती है। क्योंकि वो समोसा खा के या रसगुल्ला खा के लगता है आज तो बहुत अच्छा किया, बट ये जो है ना, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। पर होता क्या है, फिर हम इसके एडिक्ट बन जाते हैं, फिर जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है हम इन चीज़ों की तरफ भागते हैं। तो ऐसे हुआ है ये कि हम सब एडिक्ट हो चुके हैं। फूड एडिक्शन इज द बिगेस्ट एडिक्शन, और कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम फूड एडिक्ट हैं। पर मुझे लगता है कि हम 99% लोग फूड एडिक्ट हैं। इसीलिए हम फूड को एक ड्रग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इमोशंस के साथ नहीं कोप कर पा रहे हैं। तो इसका रोल क्या है? देखिए, स्ट्रेस सब समझते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आधी ज़्यादा बीमारियां स्ट्रेस के कारण है, चाहे वो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, चाहे वो बीपी का कंट्रोल है, चाहे वो डायबिटीज़ है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से है। तो देखिए, जब स्ट्रेस होता है ना, तो नर्वस सिस्टम में वो फील होता है। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि जब हमारे को स्ट्रेस होता है वो एक्टिवेट होता है। उसका मतलब क्या? जैसे कि जब हम जंगल में रहते थे, कोई जानवर आ गया, हमें भागना पड़ा या हमें उससे लड़ना पड़ा, तो इसे फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहते हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो डाइजेशन, रिलैक्सेशन, ये सब चला जाता है। इसीलिए जब हम स्ट्रेस में रहते हैं हम सो नहीं पाते, क्योंकि जब पशु सामने आ गया, जब जानवर सामने आ गया जो कि आपको अटैक करने वाला है, तो सोने की स्थिति नहीं है वो। आपको भागना है या आपको उससे लड़ना है ना? तो इस स्थिति में अब हम मॉडर्न लाइफ में, कोई जानवर नहीं है जो हमें अटैक कर रहा है, बट क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बन गया है, सड़क पे ट्रैफिक, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये अवस्था भी हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टेट में भेज देती है। जब हम इस स्टेट में रहते हैं तो हमारा डाइजेशन नहीं होता है, हमारी हीलिंग नहीं होती है, कोई रेस्ट नहीं मिलता है, मानसिक लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी बॉडी को। तो जब ये दिन ब दिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना और सालों चलता है, तो हमारी जो भी वाइटैलिटी होती है, जो शरीर की आंतरिक शक्ति है, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है इस इमोशंस की वजह से। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जैसे कि हम जंगल में गए और सामने जानवर आ गया, तो वो कुछ समय के लिए होता है, हम भागते हैं या लड़ते हैं और हम फिर एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं, तो फिर से वो रिलैक्सेशन में जा सकता है। पर शहरों में कोई रिलैक्सेशन ही नहीं मिलता है सालों तक।
तो इस वजह से हमारा नर्वस सिस्टम सारा टाइम सिंपैथेटिक से लड़ लड़ के हार चुका है इस समय, और हमारी हीलिंग की शक्ति बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम अब हमारी हैबिट्स खराब हो गई हैं, हम शराब या सिगरेट या जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, उससे और प्रॉब्लम हो रही है। फिजिकल लेवल पे भी शरीर को कुछ भी नहीं मिल रहा है अपने आप को हील करने के लिए। तो ये जो क्रॉनिक डिजीजेस इतनी बढ़ चुकी हैं इस समय हमारे देश में और विश्व में भी, इसका कारण यही है कि हम स्ट्रेस में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो हमारी इमोशंस हैं वो इतनी ज़्यादा हमें ओवरवेल्म कर गई हैं इस समय कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। तो जो दूसरा भाग है नर्वस सिस्टम का, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब वो एक्टिवेट होता है तो शरीर रेस्ट में रहता है, डाइजेशन ठीक से करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हीलिंग करता है। पर वो शरीर को समय ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हर समय लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है। हमारा मन लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है, हमारा शरीर लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है। तो उसमें कोई रेस्ट, कोई रिलैक्सेशन, कोई पैरासिम्पैथेटिक को टाइम ही नहीं मिल रहा है हमें हील करने का। तो इस कारण से हमारा शरीर जो है इस समय ग्रस्त हो गया है ये सब बीमारियों से। और जितनी एज बढ़ती है, इट्स नॉट कि एजिंग से कोई प्रॉब्लम है, एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर का। पर प्रॉब्लम ये है कि जो अक्यूमुलेटेड टॉक्सिसिटी, अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस इतने सालों का जो जमा किया हुआ है, वो फिर ब्रेकडाउन पॉइंट पे पहुंच जाता है 40-50 की उम्र में, और ये सब बीमारियों से हम घिर जाते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि इसका कारण क्या है, ये क्यों हुई। हम सोचते हैं कि हमें कुछ समय के लिए कोई टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, तो इसीलिए हम दवाई खाते हैं, और फिर हमें वो दवाई हर रोज खानी पड़ती है। कभी आपने सोचा कि अगर ये दवाई आपको ठीक कर सकती, तो आपको ये रोज क्यों खानी पड़ रही है? जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, इसकी दवाई हमें रोज खानी पड़ती है क्योंकि वो टेम्पररी। जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स में कुछ जम गया है या वो स्टिफ और हार्ड हो गई हैं, तो वो ठीक से ब्लड प्रेशर नहीं मैनेज कर पा रही है ना, वो ठीक से एक्सपैंड नहीं हो पा रही। इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर वेसल्स के दीवारों पे ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम क्यों हो गई। वो गलत खान पान की वजह से, वो ज़्यादा तनाव में रहने की वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खो दी है। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, ये दवाई ले लो, 24 घंटे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आर्टिफिशियली बढ़ जाएगी। वो एक दवाई देते हैं वेसोडाइलेटर फॉर एग्जाम्पल, उससे वो वेसल्स डायलेट हो जाती हैं आर्टिफिशियली कुछ समय के लिए। पर वो कुछ समय के बाद उस केमिकल का प्रभाव कम हो जाता है, फिर हमें वो दोबारा लेनी पड़ती है। तो इस तरह हम क्रॉनिक पेशेंट बन जाते हैं बीपी के। लेकिन अगर हम देखें कि उसको हम वेसल को दोबारा फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं, ये एक सेल्फ हीलर का प्रश्न है। हम उसको पानी की मात्रा ज़्यादा देके, जैसे कि हमने पहले बात की, हम उसको रिलैक्सेशन देके, प्राकृतिक खाना देके, टॉक्सिन्स कम करके हम उस वेसल को दोबारा नई की नई फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जिसमें कि बीपी ना हो। मैंने खुद अपने आप का बीपी कम किया, और मैं दवाइयों पे थी, और अब मैं काफ़ी साल से दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, जबकि मेरी उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो डॉक्टरों के मुताबिक मुझे बीपी बढ़ना चाहिए, दवाइयाँ इंक्रीज़ होनी चाहिए। पर मैंने अपने आप को दवाइयों से छुटकारा दिलाया, ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर पर और एक ऑटो इम्यून कंडीशन जो मुझे हुई थी, जो मेरी नानी जी में थी और मेरी छोटी बहन में भी आई और फिर मुझ में आई। और मुझे डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक ला इलाज बीमारी है और आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयों पे निर्भर रहना पड़ेगा। और वो दवाइयाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जैसे कि स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, पेन किलर्स। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर मैं ये दवाइयाँ ना लूँ, मान लीजिए कि अगर मैं ये दवाई ना लूँ तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि 10 से 15 साल में आपके जोड़े सारे डिफॉर्म हो जाएंगे और आप व्हीलचेयर पे बैठना पड़ेगा आपको, और आपकी सर्जरीज होंगी ठीक करने के लिए, और आपकी लाइफ भी शॉर्ट हो जाएगी। तो डॉक्टर ने मुझे बेसिकली ये बताया कि मैं बिल्कुल भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं जीवन व्यतीत कर सकती दवाइयों के बिना।
पर आज इस बात को 17 साल हो गए हैं और पिछले 5 साल से मैंने कोई भी दवाई नहीं ली। वाह! और ये सब सेल्फ हीलिंग से पॉसिबल हुआ है। मुझे 14 साल लगे ये पूरा जानने में कि अपने आप को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, मैंने काफ़ी मिरेकल्स के बारे में सुना कि कैसे लोगों ने अपने आप को ठीक कर लिया, अपनी मानसिक शक्ति से, अपने फूड से, अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी हैबिट्स बदल के। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या था आपके तो लिए? मैं इन सबसे बहुत प्रेरित हुई अच्छा। और फिर मैंने धीरे-धीरे इसको अपने जीवन में इसको अडॉप्ट किया। अडैप्ट किया, इसको अपने जीवन में मैंने उतारा और मैं इस पे चलना शुरू हुई। ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना खाना ठीक करिए, वो ओवरनाइट तो नहीं होगा। हमें उस पे चलना पड़ेगा क्योंकि क्रेविंग्स आएँगी, पुरानी आदतें आएँगी, पुरानी एडिक्शंस हमें आवाज़ लगाएँगी, पर धीरे-धीरे हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने जब अपने आप को अंदर से चेंज किया, अपनी थॉट्स को चेंज किया, अपनी इमोशंस को अपने आप से सहलाया, उनको समझा, उनकी केयर की, तब मुझे अपने आप से प्रेम भी होना शुरू हुआ, सेल्फ लव जिसे कहते हैं। जब मुझे अपने आप से प्रेम होना शुरू हुआ, तब मुझे अपनी कदर ज़्यादा महसूस हुई। अपने शरीर के प्रति, अपनी मानसिक स्थिति के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, जो कि मैं ऐसे अंधाधुंध तरीके से चलती आ रही थी, ये सब मुझे जब समझ में आना शुरू हुआ, तो ये कोई एक चीज़ नहीं थी, ये इन सब का मिश्रण है। everything put together, which is why we call it holistic health. ये सिर्फ खाना चेंज करने से नहीं है, ये सिर्फ अपनी थॉट्स चेंज करने से नहीं है, ये सिर्फ अपनी इमोशंस चेंज करने से नहीं है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से नहीं है, ये सब उन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। क्योंकि जब हमें बीमारी आती है, वो सिर्फ खाना खराब होने की वजह से नहीं है, वो आपकी मानसिक स्थिति भी है, वो आपके विचार भी हैं, वो आपका डिस्कनेक्ट अपने आप से और अध्यात्म से, उन सब के कारण से आती है। क्योंकि हमारा शरीर बहुत ही पावरफुल है, वो कोई एक चीज़ से ऐसे ढहने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, तब वो बीमारी उभर के आती है। इसी तरह जब हमने अपने आप को ठीक करना है, तो हमें ये सब चीज़ों को देखना है, क्योंकि इसी को होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य। तो मान लीजिए कि आई एम श्योर हमारे ऐसे बहुत से यूज़र्स होंगे, तो अगर उनकी ये क्वेरी है कि ये होलिस्टिक हीलिंग को, उनको कोई अगर बीमारी है, अगर उन्हें उसे हील करना है, तो इन सभी फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। अच्छा फूड, अच्छी इमोशनल हेल्थ, अच्छी एक स्पिरिचुअल हेल्थ कि एक आप एक स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, खुद में सेल्फ बिलीफ होना चाहिए आपका। और मैं क्या पॉइंटर्स मिस कर रही हूँ? आपने वैसे सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, पर एक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके अंदर की आवाज़, द वॉइस ऑफ योर कॉन्शियंस। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। जो अंदर हमारे, जैसे कहते हैं कि एक आवाज़ है, एक परमात्मा बैठा है, एक डिविनिटी है, उसको आप सुनिए। वो कब से आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। जब हम उससे कनेक्ट होंगे, वो हमें बताएगी कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। जो आपको बीमारी है, जो आपके साथ हुआ, जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, वो मेरी नहीं है, वो रंगोली की नहीं है, वो आपकी हैं। तो हर इंडिविजुअल को एक आत्मिक आवाज़ दी गई है, जो कि हमारी वॉइस ऑफ हीलिंग भी कह सकते हैं। वो आपको फुल हीलिंग की तरफ लेके जा सकती है। उसको सुनिए और फिर आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो मैम, जैसा कि हमने स्पिरिचुअल पाथ की बात की, अब हमारे व्यूअर्स के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो उन्हें बहुत पसंद है जब हम उनकी बात करते हैं, जैसे कि मैनिफेस्टेशन उनमें से एक है। तो एक अच्छी हेल्थ को भी दोस्तों हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी बीमारी वो फिजिकल फॉर्म में बाद में आती है, पहले वो आपके इमोशनल फॉर्म में, आपके सबकॉन्शियस फॉर्म में आती है। आपने उसे मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में। तो हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, उसमें एक मेथड है विजुअलाइजेशन। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने उन्हें गंभीर बीमारियां हुई हैं, उनके जब हम केस स्टडीज़ पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने विजुअलाइज किया, कि उस बीमारी को उन्होंने इमेजिन किया, देखा कि वो उसे हील कर रहे हैं, वो एकदम स्वस्थ हैं, वो चल पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन हो गया और टेक्निक्स हो गई, तो इनका और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें हील करने में?
इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर हम देखें, हमने 5 लेवल्स की बात की, तो ये मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और ट्रस्ट के लेवल पे इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करते कि आप ठीक हो सकते हैं या नहीं, तो फिर आप कैसे ठीक होंगे? इनफैक्ट ये साइंटिफिकली भी इस पे काफ़ी प्रशिक्षण किया गया है, रिसर्च की गई है। इसे साइंटिफिक टर्म्स में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं और ये ऑब्जर्व्ड है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? जैसे जब ये ट्रायल्स होते हैं अलग अलग मेडिसिन के, तो कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है। मतलब एक ग्रुप रखा जाता है जिसको कि मेडिसिन नहीं दी जाती, और दूसरा ग्रुप रखा जाता है जिसको कि मेडिसिन दी जाती है, ये देखने के लिए कि ये समझ के कि मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, वैसे ही तो नहीं ठीक हो रहे। तो जो पहला ग्रुप है, जो कंट्रोल ग्रुप होता है, उनको जैसे शुगर पिल दी जाती है, एक मेडिसिन जैसी चीज दी जाती है। उनको नहीं पता कि ये मेडिसिन है या नहीं है, वो उसको लेते हैं ये सोच के कि वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कई केसेस में जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं वो उतने ही स्वस्थ हो रहे हैं जितने कि जो मेडिसिन ले रहे हैं, और कुछ केसेस में वो ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। आप पूछिए कैसे ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बिलीव कर लिया, उनको लगा ये काम करेगा। नॉट ओनली उन्होंने बिलीव कर लिया, उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उनको कोई केमिकल नहीं अंदर जा रहा है, तो वो खुद ब खुद अपने शरीर की शक्ति से जब सही होते हैं तो वो उन लोगों से ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं जो मेडिसिन के बल पे स्वस्थ हो रहे हैं। तो दिस वाज अ रिमार्केबल थिंग। और मैंने तो ऐसी बुक्स और आर्टिकल्स में पढ़ा है कि कई मेडिसिन ट्रायल्स को कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से लोग ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ जो दवाई लेके स्वस्थ हो रहे हैं। तो इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया है कि एक नई दवाई आनी चाहिए मार्केट में जिसका नाम है प्लेसिबो, क्योंकि वो जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मुझे ये सुन के इतना प्रभावशाली लगा कि मेरे अंदर एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री है प्रकृति की जो कोई भी दवाई बना सकती है, जो किसी भी तरह ठीक कर सकती है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म है। और ये मैंने अपने शरीर में अनुभव किया है, क्योंकि मैं जो इतनी सारी दवाइयाँ ले रही थी अपनी दर्द को दबाने के लिए, अपनी इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए, जब मुझे समझ आया कि इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है, दर्द का कारण क्या है, जो कि मेरी सोच और जो मेरा खाना था, जब मैंने उसको ठीक किया, इमोशंस को ठीक किया, तब मुझे समझ आया कि शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है अपने आप को ठीक करने के लिए। दिस इज़ सेल्फ हीलिंग पावर। मैंने अपने शरीर में अनुभव की, उसके बाद मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं हेल्थ कोच हूँ। तो जब मैंने देखा कि उन्होंने भी अपने आप को ठीक किया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, ऐसी बीमारियां कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में ठीक होने लगी, तब मुझे समझ में आया कि ये शक्ति हम सब में है और हम सब इसको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको एक्सेस करना। शरीर में तो ये ऑलरेडी है, बस हमने उसको किसी ना किसी तरह से दबाया हुआ है। जब हम वो चीज़ हटा देते हैं जिसकी वजह से ये दबी हुई है, ये उभर के आ जाती है। क्योंकि जैसे सूर्य है वो तो हर समय चमक रहा है, हम पर्दा कर देते हैं ताकि उसकी रोशनी ना आए, या अर्थ ऐसे टर्न करती है तो अंधेरा हो जाता है, पर सूर्य तो वहीं का वहीं चमक रहा है ना। वैसे ही प्रकृति वहीं की वहीं है, और हमारी सेल्फ हीलिंग पावर सूर्य की तरह हमारे अंदर चमक रही है। सिर्फ हमने वो पर्दा हटाना है जिसकी वजह से वो ढकी हुई है। ठीक है मैम, तो जैसा हमने विजुअलाइजेशन की बात की, इसी से अगर आप कोई और ऐसी टेक्निक बता सकें जो हमारे व्यूअर्स के लिए यूज़फुल हो। देखिए, बहुत लोगों ने इस चीज़ का सुना होगा। एक है नेगेटिव सेल्फ टॉक, कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में सोचना, मैं बीमार हो गई, मेरे साथ ये बुरा हुआ, हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसा बुरा कर रहा है। इसको नेगेटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है पॉजिटिव। और कई लोगों ने एफर्मेशंस के बारे में सुना होगा, मतलब वो ऐसी पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बोलना, सकारात्मक चीज़ें बोलना, जिससे कि हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा
थोड़ा स्वस्थ रहे, मतलब वो पॉजिटिव रहे। क्योंकि अगर हम नेगेटिव ही सोचेंगे तो हमारा सारा शरीर नेगेटिविटी में ग्रस्त हो जाएगा। उससे फिर वो नेगेटिव हार्मोन्स, उससे फिर वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बीमारियों का घर। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा कुछ सकारात्मक अपने आप को बुलाना, अपने आप को दिलासा देना। पर अगर हम ये बिल्कुल ऑथेंटिकली, बिल्कुल ट्रूथफुली नहीं करेंगे तो इस चीज को मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल बाईपास। वाओ! मतलब अगर हम बिना विश्वास किए सिर्फ ये पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि ये सत्य नहीं है, कि ये झूठ है। तो इसलिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वो सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा और धीरे-धीरे, जैसे कि आप समझिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य है पर वो ढका हुआ है, तो आप समझिए एक दीवार लगी हुई है। तो इस दीवार में जो ईंटें हैं वो सारी ये नेगेटिव सोच, हमारी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, डिसएम्पावरिंग थॉट्स कि मेरे साथ ये हुआ, ये विक्टिम मेंटालिटी की दीवार है। इस विक्टिम मेंटालिटी की दीवार को गिराने के लिए एक एक ईंट को जांचना पड़ेगा कि ये कहाँ से आई, क्योंकि ये बिल्कुल एक झूठी दीवार है। इसी को मिथ्या, इसी को डिल्यूजन कहते हैं। इसी की वजह से हमारी ईगो अपने आप को इतना बढ़ाती है, अपने आप को इतना शक्तिशाली समझती है, पर ये एक डिल्यूजन की दीवार है। इसको गिराने के लिए हमें अपने आप से बिल्कुल ऑथेंटिक होना पड़ेगा। अपने आप से छुपना हमें छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को आप इतना समझिए, जैसे नो दाई सेल्फ इंग्लिश में कहा जाता है। अपने आप को इतनी गहराई से आप समझिए कि आपसे आप ना छुप पाए। जब आप उस तरफ पे आएंगे, जब आप उस रास्ते पे आएंगे, तो ये डिल्यूजन की दीवार जब गिरेगी, तब आप जब पॉजिटिव एफर्मेशन बोलेंगे, तब आपके सबकॉन्शियस को भी समझ आएगा कि ये सत्य है, ये सही है। तो स्पिरिचुअल बाईपास करके, जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सालों से एफर्मेशन बोल रहे हैं, पॉजिटिव चीजें लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, होओपोनोपोनो के जो 4 सेंटेंसेस हैं वो बोल रहे हैं बार बार, पर हम ठीक नहीं हो पाते। तो इसका कारण यही है, क्योंकि सबकॉन्शियस में जो शैडोज हैं हमारी, जो सब चीज़ें हैं हमारे साथ जो हुई, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो सप्रेशन हमने किया हुआ है, जिसको हम फेस नहीं करना चाहते, वो उसको हम झुठला नहीं सकते, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। उससे हम नहीं बोल सकते कि आई एम हीलिंग, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट, पर अंदर सबकॉन्शियस में हमें पता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल डोंट लव मी, आई डोंट फील लवेबल। अगर सबकॉन्शियस में ये चल रहा है तो वो जो हम बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कहा जाता है कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है, सबकॉन्शियस माइंड 95% है। तो जो सारी पावर हमारी जिंदगी की है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, एफर्मेशंस काम नहीं करेंगी। तो इसी को मैं स्पिरिचुअल बाईपास कहती हूँ। इसीलिए मेरा 3 pronged अप्रोच है। जो भी आपको फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम है, रियलाइज करें कि उसका कारण क्या है, एक्चुअल कॉज क्या है, वहां तक पहुंचे। फिर दूसरे, रिलीज, उसको रिलीज करें, चाहे वो इमोशनल सप्रेशन है, चाहे वो आपकी खराब हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपको बीमारी आई, उसको हमें रिलीज करना है। और फिर हमें री इन्वेंट की तरफ जाना है। री इन्वेंट के टूल्स हैं विजुअलाइजेशन, जैसे आपने कहा, एफर्मेशंस, इमेजिनेशन। बार बार अपने मन को उस जगह से हटाना है जहां वो बैठ गया है, जहां पे वो पुरानी हैबिट्स की वजह से, चाहे वो मेंटल हैबिट्स हो, चाहे वो फिजिकल हैबिट्स हो, वहां वो फंस गया है। तो उससे निकालने के लिए रिलीज के बाद भी हमें री इन्वेंट की तरफ जाना है। जैसे कि ना हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, उनको पाथवेज कहा जाता है, न्यूरोलॉजिकल पाथवेज होते हैं। जैसे कि ये स्मेल आई, वो दादी माँ का कुछ याद आ गया, वो इमीडिएटली होता है हमारे साथ, क्योंकि उस स्मेल के साथ वो दादी माँ की मेमोरी जुड़ी हुई है। वैसे ही इस समय क्या हो गया है कि कुछ स्ट्रेस आया और उसके साथ
ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या प्रोसेस फूड की मेमोरी जुड़ गई है। अब उसको हमने हटाना है, एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे क्रिएट करना है। ये काइंड ऑफ वैसा ही है जैसे कि हम जंगल में चलते हैं, बार-बार उस पथ पे चलते हैं, फिर वहाँ घास आनी बंद हो जाती है और एक पाथ बन जाता है। वैसे ही ये बुरी हैबिट्स का भी एक न्यूरोलॉजिकल समझिए कि पाथ बना हुआ है माइंड में। अब हमको उसको वहाँ से हटाना है। उसको एक्सरसाइज नहीं करनी, इस जगह से हटाना है, उसको प्रोसेस फूड खाना है, ऑर्डर करना है ज़ोमैटो पे, उससे हटाना है, उसको टाइम पे नहीं सोना, उससे हटाना है। अब हमको एक नए पाथ पे चलना है। अब उनको दोबारा-दोबारा चलना पड़ेगा। इसमें विजुअलाइज़ेशन, एफर्मेशन बहुत काम आता है, क्योंकि हम अपने माइंड को बोल रहे हैं नहीं, हम इस पथ पे चलेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम ठीक खाएँगे, हम अपनी इमोशंस को देखेंगे, हम एक डायरी लिखेंगे, हम जर्नलिंग करेंगे। तो वो बार-बार करना भी पड़ेगा और विजुअलाइज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फूल नहीं कर सकते। इसलिए हमें करके भी दिखाना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। बिल्कुल। जब हम ये करेंगे, रोज़ अपने क्या कहते हैं, अपने शेड्यूल में, अपने लाइफ़स्टाइल में इन चीज़ों को लाएँगे, तब वो नया पाथ उभर के आएगा और फिर उस पे चलना बहुत ईज़ी हो जाएगा और ये जो पुरानी हैबिट्स हैं, इनसे फिर छुटकारा पाएँगे। तो यही चीज़ हम सिखाते हैं, इसी चीज़ को हमको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, इसमें एफर्ट डाल के अगर हम करेंगे, इससे जो आपको फल मिलेगा, आपकी हेल्थ का, आपके पीसफुल माइंड का, आपके सेल्फ बिलीव का और शक्तिशाली होना, अपने आप में विश्वास रखना, इससे जो आपको हीलिंग होगी, इसी को हम डीप हीलिंग और डीप सेल्फ हीलिंग कहते हैं। ये ही हमारा लक्ष्य है कि अपने आप को अंदर से अपने आप स्वस्थ करना, मानसिक तौर से अपने शारीरिक तौर से, हर लेवल पे अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ करना। इनफैक्ट अगर आप स्वास्थ्य, जो संस्कृत का एक शब्द है, उसको अगर आप देखें, वो एक संधि है, स्व और अस्त। अस्त का मतलब टू बी एस्टैब्लिश्ड, बैठे रहना उसमें, और स्व का मतलब है सेल्फ, मतलब कि सेल्फ में एस्टैब्लिश्ड रहना, मतलब जो हमारा हायर सेल्फ है, जो हमारा डिवाइन सेल्फ है, जो हमारा आध्यात्मिक सेल्फ है, क्रिएटर सेल्फ है, ना कि विक्टिमहुड में रहना। तो इस विक्टिमहुड से क्रिएटर की तरफ जाना ही स्वास्थ्य की जर्नी है, सेल्फ हीलिंग की जर्नी है। बिल्कुल, और ये सब पॉसिबल तभी है जब आप उसे बिलीव भी कर रहे हैं। सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं होगा, जैसा मैम ने कहा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही स्मार्ट है, उसे पता है कि आप बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो वेरी इंटरेस्टिंग मैम। इसी से, जैसा कि आपने स्पिरिचुअल बाईपास की बात की, तो हम एक कार्मिक हीलिंग की बात करते हैं। जब हम पास्ट लाइफ के कुछ केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, जैसे मैं डॉक्टर माइकल न्यूटन को बहुत पढ़ती हूँ, डॉक्टर ब्रायन वीस को बहुत पढ़ती हूँ, और जब उनकी मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उनके कुछ पेशेंट्स थे जिन्होंने, जो उनके पास गए, जैसे किसी को पैर में प्रॉब्लम थी, तो जब उन्होंने उनकी पास्ट लाइफ स्टडीज़ की, उनकी पास्ट लाइफ पैटर्न्स को जाना, तो पता लगा कि पास्ट लाइफ में वो इंसान कोई सोल्जर था, उसे वहाँ गोली लग गई, तो अभी भी वो पास्ट लाइफ से भी वो बीमारी उसकी प्रेजेंट लाइफ में अफेक्ट कर रही है। तो क्या पास्ट लाइफ से ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ इस लाइफ में आती हैं? ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं, मुझे नहीं पता अच्छा। क्योंकि मैं पास्ट लाइफ, हाँ। मुझे क्या पता कि वो है भी या नहीं है। हाँ। पर मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस के साथ एक 5 दिन की कार्यशाला की थी, इन पर्सन? इन पर्सन, Oh my यूएस में God. मैंने अटेंड की थी Wow. उनके साथ। और उस समय मेरे आई हैड लॉस्ट माय फादर, तो मैं एक्चुअली, एक पूरी कहानी है कि कैसे उनकी मैम, किताब। उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को ब्रायन वाइस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं और एक पास्ट लाइफ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, जिन्होंने बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। आई एम श्योर कि हमारे यूजर्स इतने इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो उन्होंने ये बुक्स पढ़ी होंगी। तो मैम कंटिन्यू। तो मैंने एक्चुअली एक 5 दिन की वर्कशॉप की थी डॉक्टर ब्रायन वाइस के साथ। उस समय आई हैड जस्ट लॉस्ट माय फादर। तो वो किताब मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स मेरे जीवन में आई मेरे पिताजी की डेथ के 5 दिन पहले, और वो मैं किताब पढ़ रही थी। तो मुझे इससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ये एक कोइंसिडेंस नहीं था। मुझे ये लगा कि ये किताब मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आई है उस समय, क्योंकि उसे पढ़कर मुझे बहुत मेंटल पीस मिली,
मुझे बहुत रीअश्योरेंस मिली कि माय फादर हैज़ नॉट जस्ट डिसअपियर्ड, कि वो कहीं ना कहीं वो हैं और हम सब सोल्स इकट्ठे आते हैं। तो इससे मैं इतनी प्रभावित हुई, इतनी इंस्पायर हुई कि मैं ऑल द वे गई यूएस में उनके साथ ये वर्कशॉप करने। तो जो मुझे समझ आया वहाँ, जिन जिन लोगों से मिली, जो मैंने उनसे सीखा और समझा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो है। मेरे पास उसकी फिजिकल एविडेंस नहीं है, पर उस समय जब उन्होंने हमारे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो मुझे भी कुछ ऐसी मेमोरीज आई जो कि एट्रीब्यूट की जा सकती हैं। क्या मैं प्रूव कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, पर ऐसी कुछ मेमोरीज मुझे आई कि मेरे भी कुछ पास्ट लाइव्स में चीज़ें हैं जिसमें जो अब हो रहा है वो उसी का आगे का, लाइक मुझे पूरा दिखाई Continuation दिया है। कि हाँ वो उसी की कंटिन्यूएशन है। पूरा मुझे एक प्लान समझ आया मेरी सोल के लिए उस समय, जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में था। तो अब ये एक्चुअल है या नहीं ये तो आई डोंट थिंक कोई भी प्रूव कर सकता है, पर काफ़ी दुनिया में इस चीज़ की एविडेंस है। क्योंकि जैसे छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी बताते हैं कि हम ये थे, हाँ, हम यहाँ गए, ऐसी कहानियाँ आपने बहुत सुनी एक्टिव होंगी, मेमोरीज देखी होती हैं कि होंगी। वो मेरे पेरेंट्स हैं, वहाँ रहते हैं। हाँ, और वो हाँ, 100% बताते हैं। यस, ऐसे कैसे 3 4 5 साल के हाँ, बच्चे को पता कि ऐसी कोई विलेज भी है, हुँ, ऐसी कोई फैमिली भी वहाँ एग्जिस्ट करती है, और वो बिल्कुल मैच भी करता है। हुँ, तो इससे समझ आता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि मिस्टिकल है। हम हुँ, पूरी तरह 100% तो प्रूव नहीं कर सकते, पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव है। क्योंकि देखिए, जब भी बच्चे आते हैं एक ही घर में, दो बच्चे जैसे ट्विन्स भी हों, उनकी बिल्कुल अलग अलग नेचर रहती है। डेस्टिनी अलग उनकी होती है। बिहेवियर्स अलग रहते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो अलग रहती है। किसी को एक चीज़ पसंद है, किसी को दूसरी चीज़ पसंद है। तो कुछ ना कुछ कार्मिक कोडिंग हमारे डीएनए में शायद होगी, हुँ, इसीलिए हर एक की नेचर इतनी अलग होती है। तो मुझे लगता है कि ये रियलिटी से परे नहीं है, इसका एक स्थान है। हुँ, परंतु अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को भी देखें, ज़्यादा इसमें ना फंसे रहें, पर उसको ऐसे यूज़ करें कि हमारी जो भी हम उससे सीख रहे हैं पास्ट लाइफ से, वो हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ को भी इम्प्रूव करे, हमको हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ में भी हील करे। हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ पास्ट लाइफ को हील कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग लाइफ हुँ, अच्छी नहीं चल रही है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, सो इट्स बेटर कि उसको हम इनकॉर्पोरेट करके चलें। जैसे कि हमारे अंदर डार्कनेस है, वैसे ही हमारे अंदर पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, लाइट भी है। हुँ, तो हर चीज़ को इंटीग्रेट करें। इससे हमें ये समझ आता है कि हम कितने वास्ट हैं, हम कितने मैग्निफिसेंट हैं, हम कितने पावरफुल और शक्तिशाली हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, कि हमारे अंदर कितना कुछ है। पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, लाइट भी है, डार्क भी है। हर चीज़ को लेके जब हम चलते हैं अपने आप को, इस सब को इंटीग्रेट करके, तभी हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ जाते हैं। बिकॉज होलिस्टिक मीन्स टू बी होल। हुँ। होल मीन्स पूर्ण, हर चीज हमारे अंदर है। तो जब हम इसको अच्छी तरह समझते हैं तभी हम डीप हीलिंग को पाते हैं। तो मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ इस बात को जानकर कि आपने उनके साथ एक सेशन किया। तो जब आपने अपने पैटर्न्स के बारे में जाना, क्या आपने अपनी कोई बीमारी के बारे में जाना उनसे? उस समय मुझे कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि अच्छा, ये 2003 की बात है। अच्छा, ओके। तो उस समय ऐसी कोई बीमारी आई हुँ, नहीं थी मेरे शरीर में। ओके। हम्म। तो नहीं, जैसा आपने बोला ना कंटिन्यूएशन हो रहा था, तो क्या वो जो पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में आया था, वो इस लाइफ में आपको कुछ सिखाने आया था? ऐसा कुछ हुआ था? तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मेरा क्या रिकॉल था। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिकॉल। हुँ, दो तरह से लोग पास्ट लाइफ रिकॉल करते हैं, ये मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस से सुना। हुँ, एक है जैसे कि कैथरीन की कहानी, जो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में हाँ, बताई गई है, जो कि एक एक चीज, कई सारे इंसिडेंट्स उसी लाइफ से, हुँ, और उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग लाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं उनका कनेक्शन देखा अपनी पास्ट लाइफ में। और दूसरा टाइप का रिकॉल होता है कि छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स मेमोरीज की, जैसे कि छोटे एमपेग्स जो बनाते हैं लोग, उस टाइप के फ्रैगमेंट्स मुझे ख्याल में आए, जो कि एक नेकलेस का पार्ट थे। मतलब उन सब का एक दूसरे से एक रिश्ता था। तो मैं सारी लाइव्स के बारे में तो नहीं बताऊंगी इस समय, पर एक जो
मेरी इमीडिएट पास्ट लाइफ थी, उसमें जो मुझे रिकॉल आया, मैं ये नहीं कह रही मैं ये सत्य है और यही है एंड ऑल दैट, जो मुझे रिकॉल आया कि मैं एक बुद्धिस्ट मंक थी और जो कि बहुत ही यंग एज में 20-25 साल की एज में जिसका देहांत हो गया, और मुझे उसकी लाइफ का एक लास्ट जो उसके मोमेंट्स थे उसका रिकॉल आया कि उसके पेट में कुछ इशू था उस मंक के, जो मैं अपने आप को फील कर पा रही थी। और वो जब पास ऑन हुआ तो जब वो जैसे कहते हैं कॉन्शियसनेस से मर्ज हुआ, तो उसने पूछा कि भाई मेरे को क्यों परमात्मा नहीं मिला, मुझे क्यों सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो बहुत श्रम किया, सारी मेडिटेशंस की, इतना मैंने जोर लगाया, इतना मैंने डिसिप्लिन से सब काम किया, ये उस मंक ने बोला। और वहां से आवाज आई कि क्योंकि जो भी तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे बाहर नहीं था, वो तुम्हारे अंदर था, तुमने अपने अंदर नहीं खोजा, इसलिए तुम्हें प्राप्ति नहीं हो पाई इस जीवन में, अब अगले जीवन में अंदर खोजना। वाओ, तो ये मुझे एक काइंड ऑफ इंसाइट मिली। goosebumps. I know, It even was I your, got. it was your recent past life. Yeah, this was my last past life, जो मतलब what I imagine. And you now know? you're doing the holistic healing. वो मुझे अभी self-healing. लैंड किया actually in this Wow. moment that I actually went in हाँ, to exactly. see It gave me everything. goosebumps, and Yeah. I'm not lying. Yeah. There was something so और powerful in it. goosebumps एक actually एक हमारा इंट्यूशन रहता है कि सत्य बोला जा रहा है। हाँ, exactly. हाँ, Wow. मुझे उससे ये समझ आया कि जो भी मैं खोज रही हूँ वो मैं बाहर ना खोजूं, वो अपने अंदर खोजूं, ये मुझे उस लाइफ से समझ आया। तो उसका ये मतलब है कि उसने मुझे इस लाइफ में बेटर होने के लिए एक अच्छी लर्निंग दी। हाँ, एक इवॉल्व सोल मिली आपको उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, और जो बचा था, जो मतलब जो self-learning. इंसाइट मुझे मिली वो मुझे इस जीवन में अपने जो मेरा पोटेंशियल है उस पे पहुंचने के लिए उसने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने पास्ट लाइफ को समझने का, जो कि आपके इस जीवन में आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी आध्यात्मिक जर्नी, आपकी पर्सनल जर्नी, उसको अगर इम्प्रूव करता है तब तो उसका कोई मायना है। हाँ. अदरवाइज इट्स ऑल इमेजिनेशन, Exactly. फेरी टेल्स, फिक्शन। कि आप कुछ डरना, भी सोच लो, मैं फलानी रानी थी या मैं राजा यहाँ का था, राजा था. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके इस जीवन में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, आपके जो लाइफ है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, आपकी रिलेशनशिप्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपकी इनर लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उस इंसाइट को अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने में, अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपनी रिलेशनशिप्स को, दूसरों की सेवा करने में, कुछ लोगों के साथ शेयर करने में जो उनके लिए यूजफुल है, तब तो इसका फायदा हुआ, तब आपने सही फायदा उठाया अपनी पास्ट लाइफ रिकॉल का। ये मुझे समझ आया डॉक्टर ब्रायन वाइस से। Wow, beautiful. Like seriously. या ही सेड दिस इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, हाँ. मतलब इसको अपने जीवन में उतारो, इसको कुछ करो इससे, जो भी क्योंकि आपको लोगों में ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मैं जानूं मेरी पास्ट लाइफ में क्या था, जैसा कि आपने कहा, लेकिन क्या ही फायदा जब आप कि वो हेल्प नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से। अगर आप उससे डर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इट्स नॉट मेंट फॉर यू, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि अगर आप अपने पूर्व जन्मों का सच जानें और उन सच को जानकर आप इस लाइफ में उन लेसन्स को पूरा करें, तो देन इट मेक्स सेंस। तो मैम, आज के इस पॉडकास्ट को अब हम ख़त्म करना चाहेंगे कुछ सिंपल टिप्स के साथ। हमारे बहुत से यूज़र्स देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को जिनको कुछ क्रॉनिक इलनेस भी होंगी, जो खुद पे काम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ सिंपल टिप्स जानना चाहूँगी, और दूसरा कि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हमारी नेचर फुल है रिसोर्सेज से, तो ये जो सेल्फ हील है, हम खुद में और कैसे ट्रस्ट करें, हम दवाइयों को थोड़ा साइड में कैसे रखें, तो इसके बारे में थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स हमारे यूज़र्स को बताइए। तो मैं बहुत सिंपल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि पहले हम आते हैं खाने पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, एल्कलाइन डाइट, मतलब आम्लकारक हम कैसे खाएं, प्राकृतिक हम कैसे खाएं। तो बहुत सिंपल चीज़ें जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। पहली चीज़, आप अपने नाश्ते में अगर फल से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे करके पूरे नाश्ते को अगर आप सिर्फ फल, जो मौसम का फल है, पर्याप्त मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, जितना आपके भूख के अनुसार खाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि भूख के अनुसार खाना है, टाइम के अनुसार नहीं।
तो जब भी आपको भूख लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा फल पहले खाइए। अगर पूरा फल से नहीं होता है कोई बात नहीं, पहले फल खाइए, उसके बाद आप जो भी खाना चाहते हैं बाकी खाइए। लेकिन अगर आप पूरा नाश्ता, अगर आपको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक बीमारी है, अगर आप पूरा नाश्ता 12 बजे तक सिर्फ फल पे रख सकते हैं, ये बेस्ट पॉसिबल चीज़ कर सकते हैं आप अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इससे आप विद इन डेज अपनी एनर्जी, अपने डाइजेशन, हर चीज़ में आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट। ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप खाना खाएं सबसे पहले एक बड़ा बोल सलाद का खाएं, बहुत बड़ा। ये नहीं कि 2-3 पीस कटा हुआ खीरा, एक टमाटर, ऐसे नहीं, पीस जैसे नहीं, पूरा एक बड़ा बोल। एक कोई भी आजकल इतनी रेसिपीज सब जगह मिलती है इंटरनेट पे, कोई भी 2-4 अच्छी सलाद की रेसिपीज आप ढूंढ लीजिए जो आपको पसंद है और उसको पर्याप्त मात्रा में पहले सलाद खाइए। उसके बाद जो भी आपका कुक्ड फूड है आप उसे खाइए। अगर आप पूरे दिन में अपना फल और सब्जी की मात्रा 50% से ज़्यादा रख सकते हैं तो आप क्रॉनिक डिजीजेस से बच सकते हैं। अगर 50 से नहीं हो रहा है तो 60 कर लीजिए, 60 से नहीं हो रहा है तो उससे ज़्यादा। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राकृतिक आहार खाएंगे, जो कि है फल और सब्जियां, सलाद के फॉर्म में भी और लाइटली कुक्ड सब्जियां, जैसे कि स्टीम, कम तेल वाली, कम कॉम्प्लिकेटेड मसाले, 1 या 2 मसाला, नॉर्मल जो सिंपल घर का खाना जिसे कहते हैं। अगर आप सब्जियों की तरफ ज़्यादा करेंगे तो एक वेजिटेबल सेंटर्ड मील्स पे आप आएंगे। ब्रेकफास्ट तो हो गया, फ्रूट, लंच और डिनर को आप वेजिटेबल सेंटर कर लीजिए इंस्टेड ऑफ दाल, मीट, मिल्क, ग्रेन सेंटर्ड। आजकल हम पहले चावल, चपाती, फिर दाल, फिर थोड़ी सब्जी, फिर अचार, पापड़, दही, पनीर, ये या चिकन, फिश, डिपेंडिंग नॉन वेजिटेरियन। तो इस सब की जगह आप सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल सेंटर होना चाहिए और बाकी चीज़ें जो आपके मन को चाहिए वो थोड़ी, वो अचार की तरह और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी। सो यही करने से आपका प्राकृतिक आहार, भोजन से ही आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, शरीर में भी, एनर्जी में भी, पाचन में भी, हर चीज़ में। सेकेंड थिंग इज़ कि आप एक सिंपल सी प्रैक्टिस अडॉप्ट करिए, जर्नलिंग। जर्नलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग में हम क्या करते हैं कि हम वहाँ गए, हम इससे मिले, हमने ये खाया, हमने ये देखा, फिर उसकी हिस्ट्री लिख सकते हैं। ये नहीं करना। जर्नलिंग इज कि वो लाइट को अंदर, दूरबीन को अंदर झांकना है। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे इनर वर्ल्ड में, अंदर जो मेरे संसार है उसमें क्या चल रहा है, आज मुझे क्या फील हुआ, आज मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, मैं क्या बेटर करना चाहता हूँ, मैं क्या बेटर सोचना चाहती हूँ, इसके बारे में आप लिखना शुरू करिए। जब आप लिखेंगे ये एफर्मेशन से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है ये हम कभी देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, प्रोजेक्शन करते रहते हैं कि हम ऐसे, हम वैसे, पर हम हैं कौन, हमने कभी ये पहचाना ही नहीं। तो ये जर्नलिंग जैसी सिंपल प्रैक्टिस ये मैंने अडॉप्ट की, और जब मैंने इसको लिखना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे अपने आप से मुलाकात करने का एक मौका मिला। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अंदर जाके इस पे थोड़ा जर्नलिंग करिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, सोचिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे अटकी हूँ, मुझे क्या दुख दे रहा है, मुझे क्या हैप्पीनेस दे रहा है, उस पे काम करिए। और एक और बहुत सिंपल टिप है, एक कागज़ लीजिए, उसको आधे में डिवाइड करिए, लेफ्ट साइड पे लिखिए कि मेरी एनर्जी किस चीज़ से कम होती है। मैं जब लेट्स से जब मैं जंक फूड खाती हूँ मेरी एनर्जी कम होती है, जब मैं फला जगह जाती हूँ मेरी एनर्जी कम होती है, जब मैं बहुत लेट तक नहीं सोती हूँ मेरी एनर्जी कम होती है। जो भी 10-15 चीज़ें लिखिए जिससे आपकी एनर्जी कम होती है। दूसरी साइड पे
वो लिखिए जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। जब मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ मेरी एनर्जी बढ़ती है, या मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, या मैं अपने पेट के साथ रहती हूँ मेरी एनर्जी बढ़ती है, मैं सनशाइन में जाती हूँ मेरी एनर्जी बढ़ती है। जो भी 10-15 चीज़ें, म्यूज़िक सुनती हूँ, डांस करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, जो भी आपके कारण है एनर्जी कम होने के और एनर्जी बढ़ने के लिए, ठीक है? अब ये सिंपल सी आपके अंदर की गाइडेंस है, जिससे हाँ, एनर्जी कम होती है उसको अपनी लाइफ से निकालिए, हाँ। कम करिए। जिससे एनर्जी बढ़ती है उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, उसके साथ रहिए और देखिए कि मैं अपनी लाइफ में ये वाली चीज़ें कैसे ज़्यादा कर सकती हूँ। तो अब आपको एक तैयार लिस्ट मिल गई अपनी इनर गाइडेंस की। तो जो भी चीज़ें आपकी एनर्जी कम कर रही हैं, आप उसको कम करिए अपनी लाइफ में, उसमें कम टाइम स्पेंड करिए, उसमें अपनी सोच को ज़्यादा ना उलझाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि इसको मैं कैसे कम कर सकती हूँ, कैसे एलिमिनेट कर सकती हूँ अपनी लाइफ से, मिनिमम से मिनिमम। हुँ, और जो चीज़ें आपको एनर्जी दे रही हैं, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिल रही है, जिसमें आपको पीस मिल रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपनी लाइफ में। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी इनर वॉइस, इंट्यूशन जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, उसको सुनने का। वो आपको सीधा-सीधा प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। हुँ, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जैसे आप ये वाली लिस्ट पे फोकस करते हैं, हुँ। इसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो खुद ब खुद आपकी लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। वाओ! आई होप हमारे यूज़र्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा मैम ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशन था मैम आज का, सीरियसली थैंक यू सो मच। और आई होप हमारे दर्शकों को भी उतना ही पसंद आया हो। देखिए वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पर मैं मानती हूँ हेल्थ इज़ मोर देन वेल्थ, क्योंकि वेल्थ से आप हेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप अच्छी हेल्थ से वेल्थ तो बना सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैंने यूज़र को दिमाग में रख के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो मेरे खुद के क्वेश्चंस थे, जो आई एम श्योर मैं मेरे फ्रेंड से मिलती हूँ, और मेरी फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं मैंने उन सबको इसमें इस पॉडकास्ट में डाला। तो आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करे। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर एज ग्रुप के इंसान के साथ, क्योंकि हेल्थ तो सबको ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।